हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है किसान आंदोलन में मेवात क्षेत्र में जो किसान आंदोलन तो हुए थे अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बेंगू और बूंदी के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। ये किसान आंदोलन से संबंधित हमारी तीसरी क्लास है। इसके बाद में 2 क्लास और आएगी। उन 2 क्लासों में हम शेखावटी और जयपुर किसान आंदोलन, और अगली क्लास में मारवाड़ और बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुए थे उन पर हम बड़े ही विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा जो हमारी लास्ट क्लास थी उस पर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। और मैंने आपको बोला था कि एक बार आप इस क्लास को देखना, उसके बाद में खुद प्रयास करना कि आपको कितना याद है। एक बार रफली आप लिख लिख करके कोशिश करना, ठीक है। और उस समय जो आपने लिखा है और जो आपको याद हुआ है वो ही आपका वास्तविक रूप से आपके चेतन मन में है, ठीक है। तो उसे आप बार बार 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कल वाली क्लास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट है, हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। कल के आंदोलन में हमने बेंगू के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। बेंगू जो कि भीलवाड़ा में है और मेवाड़ रियासत के अधीन में था। बेंगू किसान आंदोलन वही कारण जो बिजोलिया का था, बड़े वेला की व्यवस्था के विरुद्ध में। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो रामनारायण चौधरी कर रहे थे, और बेंगू का ठिकाने का जो जागीरदार था वो थे अनूप सिंह। लगातार किसानों के आंदोलन से प्रभावित होकर के उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता भी किया था, जो कि मेवाड़ सरकार के विरुद्ध में था। मेवाड़ सरकार ने इसे खारिज कर दिया और इसे बोल्शेविक और सोवियत संघ की उपाधि दी थी, ठीक है। और उसके साथ ही उस समझौते को भी खारिज कर दिया, और जो ठिकानेदार था नोप सिंह उसे उदयपुर में नजरबंद कर दिया और वहां पर मुंसरमात बिठा करके अमृतपाल को वहां का दीवान या मुंसरी में नियुक्त कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में ट्रेच बंदोबस्त अधिकारी भी पहुंचा था, परंतु वह भी किसानों को से समझौता करने में सफल नहीं रह पाया। उसके बाद में हमने देखा कि बेंगू किसान आंदोलन में राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रताप जैसी जो पत्रिका थी उन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी, और जो भी व्यक्ति उन्हें मंगवाता था या जिसके घर पे मिल गई उन पर 1000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सजा थी, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अमृतपाल और ट्रेन सिंह ने गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए किसानों पर लाठियों और गोलियों से हमला किया था, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। और उसके बाद में धीरे धीरे किसानों के साथ मेवाड़ सरकार ने समझौता किया और 53 में से 35 लगानों को माफ करके के इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। यह था हमारा कल का बेंगू आंदोलन। उसके बाद में हमने पढ़ा था बूंदी के किसान आंदोलन। बूंदी का जो किसान आंदोलन था उसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है, और उसे डाबी गांव का एक कांड भी हुआ था। उसमें बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो पंडित न्यून राम जी कर रहे थे। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हुआ था, जिसमें डाबी गांव में एकत्रित हुए थे किसान, और उनमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर पर लाठियों से हमला करके के उन्हें शहीद कर दिया था। और उसी के साथ 1922 में ये शुरू हुआ था और 1923 में ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। परंतु 1936 में बरड़ क्षेत्र में मुंडेश्वर महादेव के मंदिर में किसान एकत्रित हुए थे, भील और गुर्जर, और उसके बाद में यह आंदोलन पुनः शुरू हुआ था। और उसके बाद में 1945 के आसपास यह आंदोलन समझौते के साथ, किसानों के समझौते के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया था, ठीक है। इनके बारे में हमने कल चर्चा की थी, ठीक है। और जो कल बात बताई थी वो भी आज बता देता हूं कि आप एक क्लास को देखने के बाद एक बार उसे कोशिश करना कि आप कितना बिना देखे लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बहुत लंबे समय तक वो आपको चीज याद रहेगी,
ठीक है। और जहां पर कमी रहती है तो एक बार क्लास को आप पुनः देख कर उस चीज कमी को पूरा करना, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं कि ये जो हमारी क्लासें हैं उसमें हम आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों से नोट्स बना रहे हैं। इसके अलावा हिंदी गणित अकादमी की जो बुक है उससे भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दावा कर सकता हूं 100% कि आपको और कहीं से भी इन टॉपिकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। और क्योंकि पर्सन एग्जाम में आप देख लो, और जो हमारी इस थ्योरिकल क्लास के बाद में जो हमारी प्रश्न उत्तरों से संबंधित एक क्लास होगी उसमें आप देख लेना, उसमें प्रश्न वही है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में 1 या 2 दिनों में कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी की, राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित हमारी क्लास भी आपको निरंतर मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं भरतपुर के किसान आंदोलन के बारे में। भरतपुर के किसान आंदोलन को लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं कि भरतपुर जो कि राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है, ये एक जाट रियासतों वाला राज्य था, ठीक है। भरतपुर में यहाँ की लगभग जो जमीन थी वो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, और वहां पर 5 मुख्य रूप से जातियां थी। उनमें जाट, अहीर, मेव, ब्राह्मण और गुर्जर थे। ये सभी व्यक्ति आपस में मिल करके इन जमीनों पर काम करते थे, खेती करते थे, और उनसे जो उपज मिलता था उन पर इन सभी का बराबर हक रहता था, ठीक है। अब तक तो किसानों का राज्य से कोई भी विरोध नहीं था, परंतु 1931 में क्या हुआ, भरतपुर राज्य ने एक नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे कि राजस्व में अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। इस पर जो लंबरदार थे, लंबरदार शब्द का अर्थ होता है कि जो लेखा जोखा का हिसाब रखते हैं, और जो कि गांव का मुखिया होता है, और किसानों से जो लगान की दर है वो लेते हैं और शासक को सौंप देते हैं, लंबरदार। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर के इस बड़ी हुई राजस्व के विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन लंबरदारों में जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिन्हें इन आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो थे भोजी लंबरदार। और अंत में नवंबर 1931 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही भरतपुर का जो किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया था, ठीक है। अभी हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। भरतपुर में 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, और यहाँ पर 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर व मेम समान हैसियत रखते थे उपज पर। भरतपुर राज्य ने 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया था, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भू राजस्व के विरुद्ध में लंबरदारों ने क्या कर दिया, लगान के विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर राज्य में एकत्रित भी हो गए थे। और इसी दौरान क्या हुआ कि 2 से 4 दिन के बाद में 1931 में, नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कि यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था, ठीक है। तो यह है भरतपुर के किसान आंदोलन के बारे में, और ज्यादा इसमें कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। अब इसमें आपको याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि भोजी लंबरदार का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। और अगर फिर भी पूछा जाए कुछ और थोड़ा सा अटके, थोड़ा कठिन, तो इस तारीख को याद रखना, 23 नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने भरतपुर राज्य में एकत्रित होकर के आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। और ज्यादा इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि मेव जो क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर को संयुक्त रूप से कहा जाता है। इस क्षेत्र को मोहम्मद हादी के नेतृत्व में 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक एक संस्था स्थापित की गई थी, और यह संस्था मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप में देने के लिए बनाई गई थी। किसने बनाई थी? मोहम्मद हादी ने,
कब? 1932 में। कौन सी संस्था? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ठीक है, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरे रूप में अंजुमन खादिम उल इस्लाम का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मेव किसान आंदोलन, अलवर भरतपुर से। अलवर में इस मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चौधरी यासीन खान इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान में रखना, चौधरी यासीन खान। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान। इसके अलावा मोहम्मद हादी का नाम भी याद रखना, इन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था को संगठित किया था, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि मेव किसानों को एक ध्वज के तले एकत्रित करना। ठीक है, इनके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ की फसल जो कि लगभग जुलाई अगस्त में बोई जाती है बारिश के साथ ही, और अक्टूबर नवंबर में निकाली जाती है, जैसे कि ग्वार, मोठ, मूंग, तिल, बाजरा। ठीक है, खरीफ की फसलों के लिए उन्होंने लगान देना बंद कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सरकार ने क्या किया? मेवों को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य काउंसिल है, राज्य परिषद है, उसमें एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को नियुक्त भी कर दिया था, ताकि उनको लगे कि उनका एक व्यक्ति है, ये एक मामूली सी किसान व्यक्ति था और उन्हीं किसान आंदोलन से संबंधित एक व्यक्ति था, और उसे राज्य की जो परिषद है उसमें शामिल करके किसानों को शांत करने का प्रयास किया था। उसके बाद में बिलग्रामी के नेतृत्व में मेव संकट की जांच हेतु एक समिति का भी गठन किया गया था, और इस समिति ने मेवों के जो भू राजस्व संबंधी कर थे उनमें छूट दी गई थी, और उसके साथ ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। ठीक है, ये था अलवर में और भरतपुर में जो मेव किसान आंदोलन था वो। ठीक है, याद रखना, मोहम्मद हादी अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था को स्थापित करता है, मेवों को संगठित करता है। अलवर में मेवों का चौधरी यासीन का नेतृत्व करता है, और उसके बाद में मेवों को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य सरकार थी उसने राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को नियुक्त किया था, सम्मिलित किया था, और बिलग्रामी ने एक जांच आयोग भी भेजा था, और उस जांच आयोग ने किसानों के बड़े लाभ को कम करने की भी सिफारिश की थी, और उसी के साथ ये मेव किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं अलवर में किसान आंदोलन। अलवर का किसान आंदोलन जिसमें निमिचुना कांड भी हुआ था। निमिचुना कांड जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, और गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था। ठीक है, अलवर में जो किसान आंदोलन था उसमें क्या हुआ कि वहां के जो किसान थे वो सुअरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको जो ठिकानेदार थे, जागीरदार थे, वो रोंदों में पालते थे। रोंदों का यहाँ पर मतलब होता है कुछ उद्देश्य के लिए, हो सकता है कि उद्देश्य उनका किसानों की फसलों को ही बर्बाद करने के लिए पाला जाता है, और एक उद्देश्य ये भी था कि ये फसलें खराब करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही इन सूअरों को किसानों पर मारने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा अलवर राज्य में जो जन जागृति शुरू हुई थी वो इन्हीं किसान आंदोलन के साथ शुरू हुई थी, और इसके बाद में अलवर राज्य और किसानों के बीच में समझौता हो गया था, और उस समझौते में क्या हुआ था कि किसान सूअरों को मार सकते हैं, और इसी के साथ यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में ये पुनः आंदोलन शुरू होता है। तो चलिए अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। अलवर राज्य में जन जागृति की जो शुरुआत थी वो किसान आंदोलन से शुरू हुई थी। ठीक है, राज्य में जंगली सूअरों को अनाज खिला करके रोंदों में पाला जाता था, ताकि वो किसानों की फसलों को चौपट दे, और किसान समय पर लगान नहीं जमा करा पाएंगे, और लगान जमा नहीं करा पाएंगे तो वो जागीरदार उन किसानों की जमीनों को हड़प लेंगे। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे, और इनको मारने पर भी रियासत ने पाबंदी लगा रखी थी। इसी बीच 1921 में सूअरों की समस्याओं के निराकरण हेतु
किसानों ने अलवर के किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया और अंतत में सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत भी दे दी थी। ठीक है, सूअरों को किस उद्देश्य से पाला जाता था कि वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर दे, किसान समय पर लगान नहीं जमा करा पाएंगे और इसके एवज में उनसे उनकी जमीन को हड़प लेंगे। ठीक है, 1923 और 24 में अलवर का उसमें जो तत्कालीन महाराणा था वो थे जय सिंह ने लागत दरों को बढ़ा दिया था। यहाँ पर एक बार किसान आंदोलन समाप्त हो गया था, परंतु 1923-24 में महाराजा जय सिंह ने लगान व्यवस्था आंदोलन को पुनः हवा दे दी और लगान दरों को बढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद में 14 मई 1925 का वो दिन है जिसमें 800 किसान अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए थे। और एकत्रित होने का कारण क्या था कि जय सिंह ने जिन लगान दरों को बढ़ाया है उनके विरुद्ध में हम सरकार को खत भेजेंगे। ठीक है, परंतु अलवर के महाराणा जय सिंह ने उन पर एक सेना को भेजा था जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे और राजकीय सेना भी शामिल थे। इन्होंने निमुचना में एकत्रित किसानों पर मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग चला दी थी, जिस प्रकार जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग में वहाँ की जो आम जनता थी अमृतसर की, वो अपने जो चहेते नेतृत्व करता थे उनको रिहा करवाने के लिए एकत्रित हुई थी, परंतु जनरल डायर ने उनको चारों ओर से घेर के उन पर अंधाधुंध फायरिंग चला दी थी, जिसमें बहुत सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने उस जनरल डायर को लंदन में जाकर के सम्मानित भी किया था। ठीक है, राजकीय सेना ने इन पर मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग चला दी थी निमुचना के किसानों पर, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और डायरवाद से भी गहरा एवं व्यापक की भी संज्ञा दी थी। इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द है डायरिज्म डबल डिस्टेल। ठीक है, यानी कि इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत ज्यादा गहरा एवं व्यापक बताया था। किसने संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान में एक आदिवासियों का आंदोलन हुआ था मानगढ़ धाम में, वो आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, जिसमें भी मानगढ़ पहाड़ी में जो भील जनजाति के लोग जो एकत्रित हुए थे उन पर राजकीय सेना ने मशीन गनों से फायरिंग की थी, जिसमें बहुत सारे किसान भी मारे गए थे। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। अलवर से भरतपुर से शुरू करते हैं। भरतपुर का जो किसान आंदोलन है वो क्या कारण थे कि 1931 में भरतपुर राज्य में क्या हुआ था कि नया भूमि बंदोबस्त लगा दिया था, जिससे राजस्व में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो उस वृद्धि के विरुद्ध में लंबरदारों ने 23 नवंबर 1931 में आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो थे भोजी लंबरदार। इसके बाद में नवंबर 1931 में ही भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके बाद में अलवर भरतपुर के मेव क्षेत्र में 1932 में मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य था कि मेव किसानों को एकत्रित करना, और अलवर में जो मेव किसान आंदोलन था उनका नेतृत्व चौधरी यासीन खान कर रहे थे। इनके नेतृत्व में खरीफ की फसलों का लगान देना बंद कर दिया था और राज्य सरकार ने इसके बाद में मेवों को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य काउंसिल है उसमें एक मुस्लिम सदस्य को सम्मिलित किया था, जिसका नाम था मोहम्मद बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। इस बिलग्रामी ने मेव संकट की जांच हेतु समिति का गठन किया था और इस समिति ने किसानों को करों से संबंधित कुछ छूट दी थी, जिसके बाद में मेव किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था अलवर और निमुचना कांड। अलवर में जो जनजागृति थी वो इन्हीं किसान आंदोलन से शुरू हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ कि राज्य में जंगली सूरों को अलवर राज्य में जन जागृति की शुरुआत किसान आंदोलन से हुई थी। यहाँ पर जंगली सूरों को अनाज खिला करके राज्यों के द्वारा पाले जाते थे और ये
सुअर थे वो किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते। और इनको बर्बाद कराने का उद्देश्य क्या था जागीरदारों का, कि वो किसान समय पर लगान नहीं जमा करवा पाएंगे और उसके एवज में हम उनकी जमीनों को हड़प लेंगे। इसके विरुद्ध में क्या हुआ कि 1921 में किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद में सरकार ने उनके साथ समझौता कर लिया और इन सूअरों को मारने की भी इजाजत दे दी। परंतु 1923 और 24 में वापस अलवर में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा। कारण था कि अलवर का जो शासक था तत्कालीन जय सिंह ने लगान दरों को बढ़ा दिया था, ठीक है, जिसके एवज में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। और निमुचना गांव में किसान एकत्रित हुए थे और इन किसानों पर क्या किया, राजकीय सेना ने मशीन गनों से फायरिंग की थी, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। ये घटना कब की है, 14 मई 1925 को। इस घटना के दिवस को भी आप याद रखना, ठीक है, परीक्षा में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विवश बताया था और इसे डायरवाद से भी गहरा एवं व्यापक की संज्ञा भी दी थी। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। और एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूं कि इस क्लास को एक बार देखने के बाद में आप मोबाइल को साइड में रख के और कोशिश करना, जैसे 20 मिनट की क्लास है आप इसे आधा घंटा लगा लेना, आधे घंटे तक आप कोशिश करना कि आपको कितना याद रहा है। ठीक है, कि जैसे मैं बता देता हूं अपने बारे में कि जब मैं तैयारी करता था तो मैंने कोचिंग की थी, ठीक है, उस कोचिंग में जो हमारे सर थे इतिहास के, जिनका नाम टिकम चंद है, जो अभी भी संकल्प कोचिंग गंगानगर में पढ़ाते हैं, उनसे मेरी कई बार बात भी हो जाती है। बहुत अच्छे शानदार थे, गुरु थे वो। इतिहास बड़े ही मतलब ऐसे बैठ करके पढ़ाते थे, ज़्यादा बोर्ड पर लिखते कम थे और वो बोल बोल कर बताते थे और उनकी ट्रिकली रूप से बताने का प्रयास करते थे और हम उनको ध्यान से सुनते थे। वो यही कहते थे कि लिखा हुआ किताबों में बहुत है, आप कोशिश करना कि आप उसे ध्यान से ज़्यादा सुनो। तो हमारा प्रयास भी यही रहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे, किताबें बंद और अपना कान एकदम खुले और ध्यान एकाग्रचित होकर। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही क्लास कोचिंग समाप्त होती है हम घर जाते और घर जाते कि पूरी की पूरी कोशिश करते कि उस क्लास को जिस प्रकार सर ने बोला है उसी प्रकार हम बोलने का प्रयास करते थे, जिसका हमें बहुत लाभ हुआ था कि हमने राजस्थान के इतिहास को बहुत ही इजी रूप में और बहुत ही मतलब ट्रिकली और शॉर्ट तरीके से हमने उसे बहुत अच्छी प्रकार से समझा था। और आज तक उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आज तक याद है और उन्हीं बातों से मैं आपका मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पेपर में लेवल अलग था, परंतु आज के पेपरों में देखें तो आज और भी अलग है। पहले ये फिक्स नहीं था कि कौन सी किताबें पढ़े और कौन सी नहीं पढ़े, परंतु आज हम एकदम जिस प्रकार पेपर बने हैं उनको देखकर हम ये 100% दावा कर सकते हैं कि पेपर है इन मूल किताबों में आते हैं। तो इन मूल किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है साथियों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।